प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी को उनके बलिदान और समर्पण के लिए किया याद। रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचकर टेका मत्था, दी विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में किसान सम्मेलन और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कृषि कानूनों पर किसानों की भ्रांतियां की दूर, विपक्ष पर बोला हमला। प्रदेश सरकार जिलों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी में है। जिला सेवा योजन कार्यालय को केंद्र बनाकर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है और प्रत्येक जिले के लिए रोजगार प्लान बनाया जाएगा। और कोऑपरेटिव बैंक बहराइच और विद्युत विभाग के बीच हुआ अनुबंध। कोऑपरेटिव बैंक घर घर जाकर लोगों से विद्युत बिल जमा कराएंगे, उपभोक्ताओं को मिलेगी सहूलियत। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने और लोगों के साथ जोड़ने की अपील के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही लोकप्रिय रहे हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर गुरु तेग बहादुर सिंह जी को उनके असीम बलिदान और समर्पण के लिए याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान इलाके में कोई अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त नहीं किया गया ताकि आम लोगों को प्रधानमंत्री की यात्रा के कारण कोई परेशानी न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि आज सुबह मुझे ऐतिहासिक गुरुद्वारे रकाबगंज साहिब में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला, जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। इससे मुझे बेहद खुशी मिली। मैं दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह श्री गुरु तेग बहादुर जी की दयालुता से बहुत प्रेरित हूं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये गुरु साहब की विशेष कृपा है कि हम अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को विशेष आयोजन के तौर पर मनाएंगे। आइए इस पवित्र मौके को श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों के साथ ऐतिहासिक तरीके से मनाएं। लोगों को सद्भावना और सेवा का पाठ पढ़ाने वाले गुरु तेग बहादुर के शहीदी पर्व पर लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे का अपना अलग ही महत्व है। इस गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर स्वयं पधारे थे और काफी समय तक यहां रहकर लोगों को दीक्षा दी थी। उनके जन्मदिन और शहीदी दिवस पर इस गुरुद्वारे में विशेष अरदास का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारे के सेवादार मेजर सिंह ने बताया कि गुरु तेग बहादुर ने मानवता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। सारी संगत जो है वो गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी दिवस मना रही है और मानवता के लिए उन्होंने संदेश पेश किया था कि जो भी हमारी शरण में आएगा उसकी रक्षा की जाएगी। उसी को सिख आज अनुसरण करते हैं कि जो भी सिखों की शरण में आता है उसकी रक्षा करते हैं और अपना दिया हुआ वचन निभाते हैं। तो गुरु साहब की शहीदी से ये हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो भी आपकी शरण में आया है, आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। तो आप सभी को मैं इस शहीदी दिवस पे ये कहना चाहूँगा कि गुरु साहब के दिए हुए मार्ग का अनुकरण करें और उनकी वाणी को मानें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। वाहिगुरू। पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने बोलपुर में रोड शो में हिस्सा लिया। हनुमान मंदिर से बोलपुर चौड़े रास्ते तक रोड शो के दौरान लोगों का जन सैलाब दिखाई दिया। लोगों ने गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत फूल मालाओं के साथ किया। गृहमंत्री की झलक पाने के लिए जनसमूह उमड़ पड़ा और विशाल जनसमुदाय ने इस रोड शो को अपना अभूतपूर्व समर्थन दिया। रोड शो में महिलाओं और युवाओं ने हिस्सा लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने बदलाव की चल रही बयार के बीच पश्चिम बंगाल की जनता के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जिला विकास परिषद के चुनाव जम्मू कश्मीर में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। लोकतंत्र का ये महापर्व शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो गया है।
मतदान के आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव और पंचायतों के उपचुनाव में युवाओं, बुजुर्गों, किसानों, व्यापारियों और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रशासन के जो हमारे साथी इस पूरे अभियान में लगे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्स के जिन लोगों ने इस ठंड में भी पूरी मेहनत करके इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में और शांतिपूर्ण कराने में योगदान दिया है, उन सबका भी मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय डेमोक्रेसी जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करे, इसके लिए हम सब पूरा सहयोग करेंगे। और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो गठन होगा तो जिले के विकास की पूरी जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों को मिले और वो काम करें, इसका हम सब प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में किसान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इनके माध्यम से उन्होंने किसानों से संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने किसानों की भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने कहा कि देश का विकास न चाहने वाले कृषि बिल के विरोध में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। विपक्ष प्रचार कर रहा है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी और किसानों के खेतों पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। सन 2017 के पहले खरीद केंद्र नहीं होते थे, सब कुछ बिचौलियों के हाथ में था। हमारी सरकार ने अनाजों की खरीदारी शुरू की और कोरोना काल में भी चीनी मिलें बंद नहीं होने दी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप अन्नदाता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिले, यह काम किसी और ने नहीं किया। कांग्रेस ने इसको दबा दिया था रिपोर्ट को, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने 2017-18 में एमएसपी हर एक किसान को देने की गारंटी दी और वह भी लागू कर दिया। तो कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, वे गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसान भाइयों को गुमराह करना प्रारंभ कर दिया है और गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार का भ्रम पैदा करना, एक झूठ को बार बार बोलना। जिनको जनता नकार चुकी है, वे लोग आज गुमराह करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है। अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम में वित्त, चिकित्सा, शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में कृषि बिल को हर तरीके से किसान हितैषी और उनकी आय 2 गुना करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां दुष्प्रचार कर रही हैं और किसानों को बरगला कर अपने राजनीतिक स्वार्थ सीधा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसान अपनी फसल को बढ़े दाम पर बाहर बेचना चाहता है तो इसका भी उसे अधिकार दिया गया है। प्रधानमंत्री ने हमेशा किसानों की आय 2 गुना करने को लेकर हर संभव प्रयास किया। किसान सम्मान निधि से लेकर कृषि संबंधी सभी योजनाओं का लाभ किसानों को समय से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय केवल 2 फसलों पर ही एमएसपी थी, हमारी सरकार 23 फसलों पर एमएसपी लाई। विपक्षी पार्टियां किसान बिल का भ्रामक प्रचार कर रही है। ये बिल चौतरफा किसान हितैषी और उनकी आय 2 गुना करने वाला है। फसल का होता है और बहकावे में किसानों को विपक्षी दल बहका रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को स्वीकार किया था कि ये आवश्यक है। केवल 2 चीज़ें आप समझ लें अच्छी तरह से, जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके तहत किसान अपनी पैदावार को बाकी उद्यमियों की तरह कहीं पर भी बेच सकता है, किसी जिले में, किसी तहसील में, किसी मंडी में, किसी ब्लॉक में। ये किसान को उसमें यह अधिकार दिया है कि अगर फसल का दाम जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है उससे ज़्यादा अगर सीजन पर फसल आने पर उसके दाम बढ़ जाते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, तो किसान को ये अधिकार है कि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाए। तो हर तरफ किसान का अपर हैंड रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला सेवा योजन कार्यालय को केंद्र बनाकर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिला सेवा योजन अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करके जनपद में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक जनपद में रोजगार की उपलब्धता के संबंध में डाटाबेस तैयार किया जाए। उन्होंने कहा है कि सभी जनपदों का रोजगार प्लान बनाया जाए।
इसके अलावा उन्होंने विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में एक वेबसाइट भी विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट पर रोजगार के अवसरों की जानकारी के साथ साथ आवेदन के विकल्प भी होने चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद की एक कार्य योजना बनाई जा रही है। सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार, सरकारी योजनाओं से तथा बैंकों से समन्वय करके कौशल प्रशिक्षण द्वारा स्वरोजगार तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट निर्माण कार्य में जो रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, इन सबको एक योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1247 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 1559 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में सक्रिय संक्रमण के मामलों की संख्या 17,245 है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 5,49,190 मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 95.57% हो गई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,247 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,559 है। इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 95.57% चल रहा है। जो लोग अब तक संक्रमित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, स्वस्थ होने पर, संक्रमण विहीन होने पर, उनकी संख्या बढ़कर के अब 5,49,190 हो गई है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 17,245 है, जिनमें से 7,496 होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 1,775 संक्रमित व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के जो एक्टिव इन्फेक्शन केसेस हैं इस समय, वो सभी राज्य सरकार की निःशुल्क L1, L2, L3 चिकित्सालयों में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। बहराइच कोऑपरेटिव बैंक और विद्युत विभाग के बीच अनुबंध हो जाने से अब बैंककर्मी विद्युत बिलों का भुगतान घर घर जाकर जमा कराएंगे। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता अब विद्युत बिल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मियों के माध्यम से आसानी से जमा करा सकेंगे। प्रदेश सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की उपस्थिति में कोऑपरेटिव बैंक और विद्युत विभाग के बीच ये करार हुआ है। इससे बैंक को भी आर्थिक रूप से जहां लाभ होगा, वहीं विद्युत विभाग को भी समय से बिल की धनराशि मिल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्थानीय बैंकों में ये सुविधा मिल जाएगी, जिससे उनको लंबी कतारों में बिल जमा करने के लिए नहीं लगना होगा। एक कठिनाई है समाज के बीच में, जो विद्युत विभाग की बिल है, वसूली है, वो गांव का आदमी यहाँ तक आने में उसको थोड़ी दिक्कत होगी। इनके विभाग का तो जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। एक MOU साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट पर साइन हुआ है। बिल, विद्युत विभाग के बिल की हम वसूली करेंगे, वसूली करके इनको पैसा देंगे, पैसा भी इनको सही समय पर मिल जाएगा और हमको भी उसमें जो कमीशन मिलेगा वो हमारा लाभ होगा। जितने हमारे दूरस्थ इलाके के जो विद्युत उपभोक्ता हैं, उनको बिल जमा करने में सब स्टेशन आना पड़ता है, जिस वजह से वो जमा नहीं कर पाते अपना बिल टाइम से। तो इसके लिए हम लोग अपना जो है काउंटर विद्युत विभाग अपना बढ़ा रहा है। शासन की मंशा यही है कि सब जो विद्युत उपभोक्ता है उनको डोर टू डोर जो है सुविधा मिले। उनके जैसे बिल कलेक्शन का हुआ तो सहकारी बैंक से करने पर उनका काउंटर हमारा बढ़ जाएगा। जो दूरस्थ इलाके के जो कंज्यूमर हैं वो अपना आसानी से आके अपना बिल अपने नजदीकी स्थान पर या गांव में।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के उत्तर प्रदेश के कार्यकारी निदेशक और राज्य प्रमुख डॉक्टर उत्तीय भट्टाचार्य ने प्रयागराज में कॉरपोरेशन की अनेक योजनाओं की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तीय भट्टाचार्य ने इंडियन ऑयल के डिलीवरी हॉकर्स के द्वारा डिलीवरी के समय किन किन सावधानियों को परखा और जांचा जाता है, इसकी जानकारी ली। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैशलेस डिजिटल फ्री डिलीवरी चेक एक्स्ट्रा 23 सिलेंडर 425 किलोग्राम का एलपीजी जंबो सिलेंडर लॉन्च किया गया। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल अपने ग्राहकों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने का पूरा ध्यान रखता है और अब छोटे से लेकर बड़े सिलेंडर इंडियन ऑयल अपने ग्राहकों को प्रदान कर रहा है। नए कृषि कानूनों का लाभ शामली के किसानों को मिलने लगा है। यहां कैराना तहसील के मायापुर के किसानों की गोभी स्थानीय मंडी में ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही थी, जिसके कारण किसान अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने के लिए मजबूर थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस सूचना पर अधिकारियों से बात की और कॉमन सर्विस सेंटर की टीम को किसानों के पास भेजा और उन्हें डिजिटल तरीके से फसल बेचने की जानकारी दी। इसके माध्यम से किसानों ने दिल्ली मंडी से संपर्क करके फसल से अच्छा मुनाफा कमाया। ई मार्ट के माध्यम से किसानों की 500 कुंटल गोभी 10 गुना दाम पर देश की मंडियों में खरीदी गई। स्थानीय विधायक और अधिकारियों ने किसानों के खेत में जाकर उनसे संवाद किया और उन्हें नए कृषि कानूनों की जानकारी दी। किसान भी इस व्यवस्था से खुश हैं। जो फसल स्थानीय बाजार में नहीं खरीदी जा रही थी, उसे दिल्ली के बाजार में बेचने पर अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ है। अपना खेत उजाड़ रहे थे तो आप जैसे मीडिया के कुछ बंधुओं ने उस चीज को दुनिया के सामने लाया। सामने आने से जो सरकारी तंत्र था वो इसमें एक्टिव हुआ और इनकी जो पड़ोसी हैं तनवीर जी, जब तक वो आई हैं तो चूंकि अपना कुछ खेत बहा चुके थे, कुछ इनका खेत बचा हुआ है रमेश जी का, लेकिन तनवीर जी का खेत बराबर में था। हमारा जो सीएससी की अपनी यूनिट है उसकी हेड है तानिया जी, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, इन्होंने उसको देख के मीडिया के माध्यम से जानकारी लेकर यहाँ पहुँचकर इनसे पूछा, तो फिर जब इन्होंने बताया कि हम इसलिए बेच पा रहे हैं कि हमारी फसल का ज़्यादा दाम नहीं मिल पा रहा है और मंडी में। प्रदेश में वर्तमान गन्ना खरीद व्यवस्था से बरेली के किसान खुश हैं और वो सरकार की नीतियों और नए कृषि कानूनों की प्रशंसा कर रहे हैं। गन्ना खरीद केंद्र पर अपने गन्ने की तौल कराने आए गन्ना उत्पादक किसान सूरजपाल सिंह, उमेश बाबू शर्मा, सुधीर कुमार सिंह और संजीव सिंह ने बताया कि सरकार की नई गन्ना खरीद व्यवस्था में हमें मोबाइल पर 2 दिन पहले मैसेज आ जाता है। हम अपने गन्ने की छिलाई वगैरह का काम आराम से निपटा लेते हैं। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार ने गन्ने के बकाया भुगतान के लिए 3,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, उससे हम किसानों के बकाये का भुगतान हो रहा है। नए कृषि कानूनों की सराहना करते हुए गन्ना उत्पादक किसानों ने कहा कि अब हम अपने कृषि उत्पाद देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें मंडी शुल्क से मुक्ति मिल गई है। उन्होंने कहा कि हम कृषि कानूनों के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं और मोदी सरकार के कृषि बिल का समर्थन करते हैं। जिला गन्ना अधिकारी पीएन सिंह ने बताया कि 210 गन्ना क्रय मोदी सरकार ने की तौल हो रही है। योगी अब तक 95 लाख कुंतल गन्ने की खरीद हो चुकी है और पिछले सत्र के बकाये का लगभग 95% भुगतान किया जा चुका है। शुरू कर देते हैं और ये बिल जो बनाए हैं ये किसान के हित के ही हैं। योगी सरकार और मोदी सरकार किसान के हित में ही कार्य कर रही है। मैं यहाँ गन्ना तुलवाने आया हूँ और जो कृषि बिल जो सरकार लाई है, ठेके पे खेती जो बात है, वो बिल पहले था कि हम ठेके में देते थे तो वो हमारा पूरा खेती ठेके में लेता था, लेकिन अब ये व्यवस्था बदल दी है मोदी जी ने। बहुत ही अच्छा काम किया है। वो ठेके पे केवल हमारी फसल का ठेका होगा और वो हमारा खेत का ठेका नहीं करेगा, जो कि वो हमारे खेत की संरचना बदल देता था, मिट्टी उठवा देता था। अब ऐसा इस बिल में नहीं होगा। इस पर रोक लगाई है मोदी जी ने। ये बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय कदम है। मैं बहुत सालों से गन्ना करता हूँ और अपनी मिल के लिए सप्लाई करता हूँ और जो मोदी सरकार ने ये 3,500 करोड़ का पैकेज दिया है किसानों के लिए, ये बहुत सराहनीय काम किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार को। बरेली जिले में कुल 5 चीनी मिले हैं। यहाँ पर 210 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं गन्ना खरीद के लिए, जिसपे माध्यम से किसानों का गन्ना खरीदा जा रहा है। इस बार एक नई व्यवस्था बनाई गई खरीद के लिए, जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। उनको पहले पर्चियाँ दी जाती थी, घर घर भेजा जाता था, उसको बदल के उनको SMS के माध्यम से गन्ना खरीद किया जा रहा है। हर किसान का मोबाइल नंबर फीड किया गया और उस पर SMS भेजा जा रहा है। साथ ही साथ हर क्रय केंद्र पे जो पर्चियों का डिटेल है, एक्नॉलेजमेंट, हर क्रय केंद्र पे उसको दिया गया है। अगर किसी की कोई SMS नहीं मिला, कोई दिक्कत हुई, तो इस एक्नॉलेजमेंट से देख के अपना गन्ना बेच सकता है। या फिर ई गन्ना ऐप है, ऐप पे अपना सप्लाई टिकट नंबर देख के उससे
वो गन्ना बेच सकता है या वेबसाइट से देख सकता है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आवास योजना से बन रहे पक्के आवासों से बुंदेलखंड के गरीबों को भी सर्दी के सीजन में बड़ी सहूलियत मिली है। जनपद ललितपुर के पारोन गांव में 100 से अधिक आवासहीन गरीबों के पक्के आवास बन जाने से लोगों को जहां पुरानी खपरेल से छुटकारा मिला, वहीं पक्की छत होने से सर्दी की दिक्कतें भी कम हुई हैं। लोग अब अपने नए आवासों में ही लकड़ी के उपकरण बनाने के साथ साथ सिलाई और पशुपालन का काम करके रोजगार का साधन भी जुटा पा रहे हैं। ग्रामीण प्रधानमंत्री को आवास योजना चलाने के लिए बार बार धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और गरीब तबके के जीवन स्तर में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के लिए बड़ी सराहनीय पहल इसे बताया। गांव में रहते थे हम परिवारी और उन्हें छत दे दी, सुविधा कर दी बच्चों के लिए, हम बहुत खुश हैं। पहला तो दिक्कत थी कि अब कच्चे मकान था वो में रहते थे, अब पक्का मकान बन गया, वैसे प्रधानमंत्री ने अच्छी सुविधा कर दी, अब कोई तकलीफ। जर्मनी में हुई बॉक्सिंग विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए। पुरुष वर्ग में भारत के स्टार मुक्केबाज अमित पांघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पंघाल को फाइनल में वॉकओवर मिला। जर्मनी के उनके प्रतिद्वंदी माउंट पर नहीं उतरे। वहीं महिला वर्ग में भारत की मनीषा और सिमरनजीत कौर भी गोल्ड जीतने में सफल रही। विगत कई दिनों से मौसम में आए बदलाव का असर जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। पारा कई स्थानों पर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। कई स्थानों पर कोहरे का प्रकोप भी देखा गया। लखनऊ में भी ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। न्यूनतम पारा 4.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया, जो शिमला से भी कम था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड का व्यापक असर देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर जिले में न्यूनतम पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम पारा 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। सर्द हवा का चलना लगातार बना हुआ है। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी को उनके बलिदान और समर्पण के लिए किया याद। रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचकर टेका मत्था, दी विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में किसान सम्मेलन और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कृषि कानूनों पर किसानों की भ्रांतियां की दूर, विपक्ष पर बोला हमला। प्रदेश सरकार जिलों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी में है। जिला सेवा योजन कार्यालय को केंद्र बनाकर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है और प्रत्येक जिले के लिए रोजगार प्लान बनाया जाएगा। और कोऑपरेटिव बैंक बहराइच और विद्युत विभाग के बीच हुआ अनुबंध। कोऑपरेटिव बैंक घर घर जाकर लोगों से विद्युत बिल का भुगतान जमा कराएंगे। उपभोक्ताओं को मिलेगी सहूलियत। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।